लोकसभा के रण में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में परचम क्या लहरा दिया। मानो अखिलेश यादव अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझने लगे। अखिलेश यादव की ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर धुआंधार प्रहार किए जा रहे हैं। रामनगरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बातों का जिक्र किया। अखिलेश ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर भी काउंटर किया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अखिलेश यादव की ओर से क्या प्रहार किया गया। अखिलेश यादव ने मंगेश एनकाउंटर पर फिर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बदनाम करने के लिए ढूंढकर एनकाउंटर किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा पीडीएफ वालों का ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। अब अखिलेश ने वार किया तो फिर योगी ने भी प्रहार किया। योगी ने जाति की राजनीति पर विपक्ष को घेरा। योगी ने कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांटना ही एजेंडा है। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों के साथ रही है। पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुठभेड़ के सबूत पेश किए। साथ ही यूपी पुलिस ने एनकाउंटर पर आरोप खारिज किए। डीजीपी ने कहा कि एनकाउंटर सही हम कोर्ट में साबित कर देंगे। तो यह था पूरा मामला जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष और यूपी पुलिस की ओर से तर्क दिए गए। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की ओर से क्या तर्क दिए गए। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा एनकाउंटर पर झूठी कहानी गढ़ी गई। सब जानते हैं झूठा एनकाउंटर किया। मंगेश को पुलिस एसटीएफ उठाकर ले गई। नया बैग और उसमें कपड़े नए निकले। मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट बाद में लिखी। कैसा दिमाग, चप्पल में एनकाउंटर किया। तस्वीर देख कोई भी इसे झूठा बता देगा। यूपी बन गई फर्जी एनकाउंटर राजधानी। सबसे ज्यादा पीडीए का एनकाउंटर किया। बदनाम करने के लिए ढूंढकर एनकाउंटर किया। हार्टलेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अधिकारी हत्या की रणनीति बनाते हैं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही। आज रामनगरी में विकास की बहार है, लेकिन विकास अखिलेश यादव को नागवार गुजर रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमीन की लूट का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में चल रही है जमीन की लूट खसोट। जहां लूट होगी वहां विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। सस्ते दामों में जमीन ले, अब सर्किल रेट बढ़ाए। सेना की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये बातें अखिलेश यादव ने कही हैं, जो ग्राफिक के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल यह है कि रामनगरी में विकास की बहार अखिलेश को क्यों नागवार। यह महत्वपूर्ण सवाल है अखिलेश यादव के लिए। जमीन की लूट खसोट, क्या उपचुनाव में वोट से पड़ेगी चोट, क्योंकि उपचुनाव भी नजदीक है। अखिलेश के आरोपों में कितना दम, कौन होगा बेदम। एनकाउंटर पर अखिलेश क्या चाहते हैं अखिलेश, यह बड़ा सवाल है। माफियाओं से प्रेम, क्या यही है अखिलेश के वोट का गेम। माहौल टाइट, एनकाउंटर पर क्यों सियासी फाइट। माफियाओं से प्रेम, उपचुनाव में जनता करेगी गेम। इनामी बदमाश से प्यार, क्यों यूपी पुलिस पर प्रहार। क्योंकि जाति को लेकर सवाल उठाया एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने और पुलिस पर सवाल खड़े किए। तो ये है बड़ी बहस के सवाल। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर की ओर से क्या कुछ सियासी तीर छोड़े गए हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए। क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने
एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। शैलेश राजभर को गोली किसने मारी उस घटना में, आज वो भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उस पे तो अखिलेश जी का बयान नहीं आ रहा है। गोली चली तब न शैलेश राजभर को गोली लगी। तो पुलिस अपने सुरक्षा में गोली चलाई, वो फूलों की वर्षा नहीं करेगी। जब वो गोली चल रही उधर से अपराधियों की तरफ से, तो फूलों की वर्षा इधर से नहीं होगी। आधार कार्ड नहीं मांगेगी पुलिस कि आधार कार्ड दो। विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं, प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य में रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। सारे अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हैं। एक नहीं दर्जनों विधायक इनके यहाँ हैं जिनके ऊपर कई दर्जन मुकदमे हैं। तमाम फिरौती के, अपहरण के तमाम ऐसे हैं, बच्चों के किडनैपिंग से लेकर सारे आरोप उनके ऊपर हैं। पुराने इतिहास उठाकर देख लें। और पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए हैं, कई एमएलसी हैं, कई एमपी हैं जो महिलाओं के अत्याचार के ऊपर खड़े लोग बैठे हैं, वो लोग हैं। कांग्रेस जहां अत्याचार अन्याय होगी, किसी के साथ होगी, चाहे वो कोई व्यक्ति, ये सरकार फर्जी तरीके से लोगों को मार रही है, वहां कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा और निश्चित उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार केवल और केवल बचाव में उतर गई है। इसका मतलब ये आज बचाव में उतर गए, इसका मतलब कि इन्होंने फर्जी इनकाउंटर कराए हैं, फर्जी लोगों को, और गलत तरीके से अपने माँ बाप के इकलौते बेटे को मरवा दिया, मंगेश यादव को। अब ये पूरी तरीके से घिर गए हैं, तो उसका ये जवाब दे रहे हैं, उसमें ये अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस मामले पर साधु संतों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, जो इस प्रदेश का, जहां पर सबसे अधिक मठाधीश संतों का निवास है, वहां के पूर्व मुखिया का बयान बहुत ही निंदनीय है, विचारणीय है। उनको विचार करना चाहिए। उनको बिल्कुल ही नहीं पता है कि मठाधीश कौन होता है और माफिया कौन होता है। माफिया का काम होता है समाज में अराजकता फैलाने का, समाज को प्रताड़ित करने का, समाज को पीड़ा देने का, और मठाधीश जो होते हैं समाज में संस्कृति, संस्कार फैलाने का काम करते हैं। मठों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शिक्षित करते हैं, संस्कारवान बनाते हैं। अखिलेश यादव जी को शायद यह पता ही नहीं है कि धर्म क्षेत्र और दस्यु क्षेत्र में क्या अंतर होता है। उनको यह पता ही नहीं कि लुटेरों में और सज्जनों में क्या अंतर होता है। यद्यपि यह बयान किन संदर्भ में कहा गया है, लेकिन किसी भी संदर्भ में कहा गया हो और किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक भी कहा गया है, तब भी यह तुलनात्मक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा है। रत्नेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता हेमंत मिश्रा जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक चर्चा पर जाऊं उससे पहले लक्ष्मी नारायण जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जो बयान है, मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है, कैसे इस बयान को आप देख रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है सर? मठाधीश शब्द जो है, कोई जरूरी नहीं है कि मठ से ही जुड़ा हुआ हो। कई लोगों को जो बड़े गैंग चलाते हैं वो भी मठाधीश बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उन्होंने मठाधीश का प्रयोग किसी धार्मिक संस्थान के रूप में किया है, तो अब मुझे लगता है कि उनको शायद इसका फर्क नहीं पता है। रही बात उनकी जो मंगेश को लेकर के वो इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं, तो आदमी क्या होता है ना कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही बात करता है। इनकी भी सत्ता रही है, तो मतलब अब ये समझा जा सकता है कि ये अपनी सत्ता के जो बैकड्रॉप है उसके अनुसार बोल रहे हैं या इंडिपेंडेंटली बोल रहे हैं। रही बात पुलिस की,
तो पुलिस को तो इससे मतलब होता है कि वो किस स्थिति में इनकाउंटर हो गया। एक बात तो क्लियर कर दूं कि इनकाउंटर कभी किया नहीं जाता है। इनकाउंटर अब हो जाने की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, अपराधी भाग रहा है, अपराधी ने ऐसा एकदम से कर दिया, फायर करने लगा अपराधी, तो पुलिस सेल्फ डिफेंस में हमेशा गोली चलाएगी। वो फूटमाला नहीं भेजने वाली है, तो गोली चलाएगी तो गोली लगेगी भी। तो ऐसे में हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि खाली एक पहली बार यादव मरे हैं या ब्राह्मण नहीं मरे हैं या ठाकुर नहीं मरे हैं। जो भी अपराधी है वो मारे गए हैं, बड़े बड़े अपराधी मारे गए हैं, दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। तो इसमें कोई बहुत ऐसी खास बात नहीं है। श्री प्रकाश सिंह जैसा अपराधी भी मारा गया है, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो मार दिए जाते हैं, और अपराधियों को लेकर के यदि कोई राजनीति का खेल खेलता है तो अब ये तो अब उनकी अपनी सियासी चाल है, उस पर मैं कोई कमेंट ना करूंगा, लेकिन पुलिस के एक्शन के अनुसार से ठीक हुआ है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। रत्नेश मिश्रा जी, अखिलेश यादव बार बार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी अपना पक्ष रख दिया है, कह दिया कि हम सही हैं और कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, बता देंगे जो भी पेश करना था पुलिस ने पेश भी कर दिया है। लेकिन बार बार मठाधीश, माफिया, इन सब को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए ये कह रही है कि आप लोग सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। जवाब देखिए पराग जी, आपको और साथ ही पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए पराग भाई, एक बात समझने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी का जो रवैया रहा है वो बड़ा, जब से पार्टी अस्तित्व में आई है वो सनातन विरोधी, राम भक्ति विरोधी और संतों का विरोधी रहा है। चाहे उनके पिताजी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, तो मैं इस बयान को बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं दूंगा, क्योंकि उनके डीएनए में आ चुका है, उनका कल्चर बन चुका है। और जब कोई चीज किसी का डीएनए बन जाए, किसी का कल्चर बन जाए, तो फिर उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी के शासनकाल में और उत्तर प्रदेश के शासनकाल में एक डिफरेंस पाता हूँ पराग भाई मैं, कि हमारी जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो बलराज भाटी का 2018 में इनकाउंटर किया गया, जो एक वेस्टर्न यूपी के कुख्यात माफिया का शूटर था। रेहान, जिसके ऊपर हत्या एवं डकैती के 15 मामले दर्ज थे, उसकी हत्या की गई। शकील, जो 2016 में 2 पुलिस वालों की हत्या करके फरार चल रहा था और 2 लाख का इनामी था, उसका इनकाउंटर हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। उदय भान यादव, दस्यु सरगना, 2021 में डकैती एवं हत्या के 50 मामले, जिसका पूरे क्या कहते हैं चंबल क्षेत्र में और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की, उसकी टूटी बोलती थी, लोग कांपते थे उससे। उसको हमारी पुलिस ने इनकाउंटर में मारा और उसके भय को समाप्त किया। विजय सिंह 17 मामले में वांछित था, 2022 में उसका इनकाउंटर किया गया। मनीष सिंह 59 लाख की डकैती के मामले में वांछित था, उसका भी इनकाउंटर किया गया। विजय चौधरी उमेश पाल की हत्या की, उसका भी इनकाउंटर किया गया। विनय क्षत्रिय 50 से ज्यादा मामले थे, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का पोषित माफिया था, हमने उसका भी इनकाउंटर किया। विकास दुबे 18 पुलिस वालों उसकी हत्या की थी, पुलिस के मोराल को तोड़ने का काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर को सीधी चुनौती दी थी हमारी सरकार में, हमारी पुलिस ने उसको भी नेस्तनाबूद किया। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में आप अपराध करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या होता था, तो उस समय अपराधी नहीं मरते थे, उस समय पुलिस वाले मरते थे, चाहे वो एसपी मुकुल द्विवेदी जी हो, चाहे वो डीएसपी जियाउल हक जी हो, चाहे वो मथुरा के जवाहर बाग कांड में मारे गए संतोष यादव जी एसएसओ हो, चाहे वो अजीत कुमार, जिसको मुजफ्फरनगर के सपा नेता ने गोली मार दी थी, कांस्टेबल रहे हो। अब इनकी सरकार में एक चीज और थी। देखिए हमारी पार्टी के विधायक है राधा मोहन अग्रवाल जी, उन्होंने 26 जनवरी 2016 को विधानसभा में एक सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश की सरकार से, तो विधानसभा में आजम खान ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान पुलिस वालों पर 1044 से ज्यादा हमले हुए हैं। मतलब अब सोचिए कि 5 साल के कार्यकाल में 1044 से ज्यादा हमले हुए यूपी पुलिस में अखिलेश यादव की सरकार में, ये आजम खान ने विधानसभा में एक्सेप्ट किया। तो देखिए इन दोनों सरकारों का फर्क क्या है, उनकी सरकारों में जो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है उसको मारा जाता था, हमारी सरकार में जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेगा, जो उत्तर प्रदेश के लोगों की शांति और उनके जीवन की सुरक्षा को भंग करने की कोशिश करेगा, उसको हम कतई नहीं बख्शने वाले हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो कितना भी बड़ा सरगना क्यों ना हो, हम उसको या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा या तो अपराध छोड़ देगा, नहीं तो हमारी पुलिस कहाँ भेजती है सबको पता है। इसीलिए योगी जी
को पूरे देश की जनता प्यार करती है, क्योंकि वो मानते हैं कि न्याय में जरा सा भी विलंब नहीं होना चाहिए और अपराधियों में ऐसा डर व्याप्त होना चाहिए कि वो अपराध करने से 1000 बार सोचें और उनकी पुष्टे भी अल्लाह तौबा करें। ठीक है हेमंत मिश्रा जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, आप तो सहयोगी हैं, मैं चाहूंगा अपनी पार्टी का पक्ष भी रखें और उनकी तरफ से भी बोलें आप, क्योंकि आपके सहयोगी हैं और आप बार बार पक्ष रखते भी हैं, उनका चुनाव में साथ भी देते हैं। तो जब मथुरा का जवार कांड हुआ तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी सब, जब कानपुर का कांड होता है तो फिर ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि साहब देखिए ब्राह्मणों को नहीं बख्श रहे हैं, ये उनको निशाना बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यादवों को निशाना बना रहे हैं, कभी अतीक अहमद या फिर मुख्तार अंसारी को लेकर भी सरकार को घेरते हैं कि ये विशेष समुदाय के लोगों को, मुसलमानों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो आखिर अखिलेश यादव की क्या ये फितरत बन गई है कि जिस जाति के अपराधी का एनकाउंटर होगा उसी की जाति को निकालकर राजनीति करनी होगी? हेमंत मिश्रा जी, देखिए फराज भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना है तो उसके लिए इस तरीके की कार्रवाई से ज्यादा अच्छा है कि हम ऐसा माहौल पैदा करें जिससे कि अपराध कम हो। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखेंगे उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आज पहुंच गया है, ये भी एक सोचने और समझने की बात है। मैं आदरणीय आईपीएस महोदय साहब भी बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा और पूछना क्या चाहूंगा कि मैं भी बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूं और क्राइम का ही हूं, तो मुझे रोज इन सब चीजों से वाबस्ता होना पड़ता है कि कितने एनकाउंटर हैं, कितने क्या है, क्या चीजें रही हैं। शायद वो बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे कि कहां पे क्या चीज रही। प्रश्न तब खड़े होते हैं जब कहीं पर शुचिता नहीं होती। मैं समझता हूं कि जितने भी एनकाउंटर्स अभी तक हुए हैं, जो वास्तविकता उनमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, एक बनावटीपन दिखाई देता है और उसी का एक परिणाम है कि वो शंका की नजर से देखा जाता है। नहीं हेमंत जी, ये तो लक्ष्मी नारायण जी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि एनकाउंटर किया नहीं जाता है, वो हो जाता है। और होता कैसे है? परिस्थितियों के आधार पर। खत्म कर लूं, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर जो प्रश्न आप उठाएंगे उसका भी जवाब दे देंगे। दूसरी बात मैं कहना इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा कि जो अभी हमारे आईपीएस सर कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया नहीं जाता है, होता है, हो जाता है। पुलिस की जितनी कार्रवाई है, मैं देखता हूं कि कहीं पर कोई हुआ, उन्होंने कहा कि साहब जो दुर्दांत अपराधी हैं या कहीं कुछ है, उन्होंने कहा कि साहब एक पुलिस मुठभेड़ भी दिखा दी और एक तमंचा बरामद करके उसको जो है वो कर दिया गया। ये हम लोग रोज सब चीजें देखते हैं, लेकिन ये सारे मुकदमे एविडेंस के आधार पर इतने कमजोर होते हैं क्योंकि वो फर्जी होते हैं, इसीलिए कमजोर होते हैं। जिसमें सत्यता होती है वो कभी कमजोरी जाहिर नहीं करता। कमजोर होने की वजह से वो सारे मुकदमे अदालत से एक्विटल हो जाते हैं। ये सारी चीजें इंगित करती हैं इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। मेरा दूसरी बात ये कहने का है कि आप अपराधी को सजा दीजिए, इसके लिए माननीय न्यायालय बना हुआ है। आप इस तरीके का शासन करके कि अपराधी को आप सीधे गोली से ठोक दीजिए, ये न्याय नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा अवलोकन करना चाहिए। एक भाई होकर के कोई कार्रवाई न करते हुए, सीधे तौर पे कार्रवाई न करते हुए न्याय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अच्छी एविडेंस कलेक्ट करके दीजिए कि वास्तविकता में जो वास्तव में अपराधी है उसको सजा भी होनी चाहिए। ठीक है, रत्नेश जी एक कमेंट देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। हाँ, मैं देखिए, ये सपा और कांग्रेस वाले बड़ा एनसीआरबी का डेटा करते हैं। थोड़ा मैं भी इनको एनसीआरबी का डेटा बताता हूँ। एनसीआरबी का जो डेटा है 2023 का जो लेटेस्ट वाला है, हेमंत भाई सुनिएगा, उसके मुताबिक यूपी में डकैती के मामलों में 86% की गिरावट आई है, लूट के मामलों में 75% की गिरावट आई है, हत्या के मामलों में 43% की गिरावट आई है और दुष्कर्म के मामलों में 46% की गिरावट आई है। ये 2023 का लेटेस्ट डेटा है एनसीआरबी का, क्राइम्स जो रिपोर्ट किए जाते हैं उसको लेकर। और उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर क्राइम्स में इतना ज्यादा डिग्रेडेशन हुआ है, इतना डिक्रीमेंट हुआ है। और अब दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि कानून का पालन किया जाना चाहिए, तो हेमंत जी आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, मैं मानता हूं कि राजनीति में सबसे कमजोर व्यक्ति हैं वो, क्योंकि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें उस व्यक्ति के का भी सपोर्ट करना पड़ा जिस व्यक्ति ने उनके भाई की हत्या करवाई थी। और आप लोग अपराध को कैसे जस्टिफाई कर देते हैं? अरे भाई, आपके नेता इंदिरा जी को अपराधियों ने मारा, राजीव जी को अपराधियों ने मारा, कांग्रेस पार्टी राजनीति में इतना गिर जाएगी?
वो ये भी नहीं सोचे कि उसकी पार्टी के तमाम सारे नेताओं को अपराधी और आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों ने मारा है। हमारी बात को अच्छी तरीके से ना सुना और ना उसको समझा। मैं कभी ये बात मैंने पूरे स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। आप गलत बात कंप्लीट मत कर लूं करिए। मैं। अच्छा रत्नेश जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर हेमंत जी आपके पास आऊंगा। हाँ अब देखिए हेमंत जी तो भाई एडवोकेट है भाई। अब मैंने भी प्रैक्टिकल ही बताया भाई। आप पता करिएगा कि अजय राजी की हत्या के भाई की हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई थी कि नहीं करवाई थी। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी अपराधी का साथ देने की स्थिति में नहीं रही। हम लोगों ने अपराधी को झेला है, इसलिए हम लोग कभी अपराध ठीक है, लेकिन सवाल हेमंत जी ये है, अजय राय जी कह रहे थे, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, एक एक करके बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज मैं निवेदन करूंगा सभी से, प्लीज एक एक करके बात रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। रत्नेश जी मैं एक रिएक्शन पहले हेमंत जी से ले लूं। हेमंत जी, अजय राय जी कह रहे थे कि फर्जी एनकाउंटर है। आप मुझे बताइए कि जो भी एनकाउंटर होता है उसकी जांच भी होती है एनकाउंटर के बाद में, तो क्या आपको लगता है कि फर्जी एनकाउंटर करने के लिए पुलिस वाले निकलते हैं अपनी नौकरी पर खतरा डालने के लिए, जान जोखिम में डालते हैं, अपराधियों की गोली का सामना करते हैं? कहने में बड़ा आसान लगता है सर फर्जी एनकाउंटर है, जब अपराधी गोली चलाता है तो फिर आपको गोली से ही जवाब गोली का देना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण जी का आप जिक्र कर रहे थे ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया सर एनकाउंटर किया नहीं जाता, कोई सोच के नहीं जाता अधिकारी के एनकाउंटर करने जाना है मुझे। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को न्याय पर भरोसा नहीं है? क्या भारत में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है क्या उसको न्याय पर भरोसा नहीं है? अपराधी होता है, किसी जाति या किसी धर्म विशेष का नहीं होता। तो ये तो आप अखिलेश यादव को बताइए ना सर, फिर जो पूर्व मैं बात ये तो आप अखिलेश यादव को बताइए कि अपराधी की जाति क्यों निकाल रहे हैं वो? जो अपराधी है वो अपराध करता है। हाँ, तो ये अपनी सहयोगी पार्टी को समझाना चाहिए आपको सर, मुझे लगता है। कानून बना हुआ है, उस कानून के अनुसार उसको सजा होनी चाहिए। किसने रोका है? आप एविडेंस दीजिए। वही तो सर हम कह रहे हैं ना। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी के पास में चल रहा हूँ। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, चूंकि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप मुझे करेक्ट करिएगा सर। एनकाउंटर होता है, उसकी जांच भी होती है, और सवाल ये, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। ठीक है हेमंत जी, आप सुन लेते हैं। कौन सा कानून हो गया कि आपने? ठीक है सर, ठीक है प्लीज, आपने उसको मौका भी नहीं दिया। ठीक है ठीक है रत्नेश जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। ठीक है ठीक है रत्नेश जी, व्यक्तिगत कमेंट ना करिए। रैपिस्ट के साथ खड़े होने वाले लोग, उनको फूल मालाएं लादने वाले लोग, ऐसे लोगों के साथ में आप खड़े होते हैं और उसके बाद हमें आप व्यक्तिगत कमेंट्स मत करिए। प्रधान भाई मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। प्रधान भाई मुझे 10 सेकंड का टाइम। चलिए रख लीजिए आप अपनी बात, फिर मैं जाऊंगा सर के पास। मोहित खान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है ना, इन्हीं की सहयोगी सरकार है। नवाब सिंह यादव उनका साथ देने के लिए आप किसी की जांच में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? आप अपनी बात कह रहे हैं, आप ये तो देखिए कि कम से कम किसी व्यक्ति को कानून में एक अधिकार दिया गया है, उस अधिकार चलिए ठीक है। अब मैं चाहूंगा लक्ष्मी नारायण जी को सुनना जरूरी है, क्योंकि आपने सवाल फिर से पुलिस पर उठा दिए बार। ठीक है, मैं अब चाहता हूँ थोड़ा सा निवेदन आप दोनों से, थोड़ा धैर्य रखिए सर, ऐसे लगातार नहीं होगा प्लीज, समय खराब होगा ऐसे। लक्ष्मी नारायण जी, सवाल पुलिस पर बार यही है, कानून पर बार यही है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। अब एनकाउंटर की सिचुएशन कैसे बनती है सर, मैं चाहूंगा कि आप खुद ही बताएं। आपने तो इन तमाम केसेस को देखा है, आप फील्ड में भी रहे हैं, आपने एक लंबे समय तक सर्विस दी है, तो क्या सिचुएशन बनती है और कैसे फिर हम पॉलिटिकल जो रिएक्शंस हैं उनका जवाब दे सकते हैं? देखिए सिचुएशंस तो बहुत सारी हो जाती हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने करियर में बहुत सी सिचुएशंस देखी हैं जिसमें कई बार गोलियां चली हैं, गोलियां चलने के बाद मुलजिम को पकड़ लिया गया है, और कई बार गोली लग गई है तो आदमी मर गया है, अपराधी मर गया। तो अब ये सिचुएशंस होती हैं, जैसे अपराधी को पकड़ने गए हैं टीम, अब उसने फायर करना शुरू कर दिया, तो फायर के जवाब में फायर ही किया जाएगा, और जब फायर किया जाता है तो कई बार लग जाती है गोली, कई बार नहीं भी लगती, सिर्फ पैर में लग जाती है गोली और वो फिर घायल हो जाता है तो पकड़ लिया जाता है। ऐसे कई आपको केसेस मिल जाएंगे जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी है और वो पकड़ा गया है, और कई बार ऐसे भी केसेस मिल जाएंगे जिसमें गोली और इसमें सर ये भी तो है ना कि अपराधी अगर गोली चलाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कहां मार रहा है, लेकिन पुलिस की प्राथमिकता ये रहती है कि पहले पैर पर गोली मारी जाए। कोई दिक्कत नहीं है ना, अपराधी को तो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वाला मरे, पब्लिक का आदमी मरे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके लिए डिफेंस लॉयर हमेशा
खड़े ही रहते हैं बचाने के लिए, वो तो अलग विषय हो गया। और रही बात हर समय एविडेंस की, तो आप भी देखते हैं कि रात में, दिन में, शाम को एविडेंस कितने मिलते हैं और कितने आदमी गवाही देने के लिए तत्पर होते हैं। हर आदमी जो है बचता है। 37 साल बाद अगर कानूनी प्रक्रिया समाप्त होती है, केस डिसाइड होगा, तो अपराधी के जितने भी कई बार तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें गवाह मर गया। मालूम चला 50 साल, 20 साल, 25 साल केस चलेगा, तो अपराधी अब वो पता नहीं बाप मर जाता है, घर में डकैती पड़ी तो भाई अब घर का ही तो आदमी देगा, तो उसमें डिफेंस काउंसिल की तरफ से जाता है कि ये तो साहब घर के ही लोग हैं, तो कोई बाहर का रात में 1 बजे कहाँ आएगा एविडेंस कि मैं आया हूँ वीडियोग्राफी करने के लिए। वो एक अलग विषय है, एविडेंस का मामला है। लेकिन जो सिचुएशंस बनती हैं, उन सिचुएशन के आधार पर फायरिंग हो जाती है, और फायरिंग में आदमी मर भी सकता है अपराधी, और अपराधी बच भी सकता है। दोनों बातें होती हैं। तो ये तो अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है पुलिस को रात में निकलना पड़ता है। कौन और निकलता है रात में अपराधियों से मिलने, अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों से समाज को बचाने के लिए कौन निकलता है? पुलिस ही तो निकलती है। अब उस समय साक्ष्य एकत्रित करने वाला कहाँ से मिल जाएगा या कहाँ से पकड़ लिया जाएगा, वो एक अलग विषय है। तो पुलिस वाले गवाह बनते हैं, पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं और ये चीजें सामने लाई जाती हैं, और फिर कोई सही आदमी मर जाए तो उस पर क्वेश्चन करना उचित लगता है। एक अपराधी मर गया तो उस पर क्वेश्चन करने का कोई मतलब मुझे तो समझ में आता नहीं है। चलिए हेमंत जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा, फिर मैं रत्नेश जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी बड़ी वाजिब सी बात कही है सर। कोई साधारण व्यक्ति मरे तो उस पर सवाल भी उठना लाजमी है। अगर किसी अपराधी को एनकाउंटर में मारा जा रहा है तो पुलिस पर सवाल क्यों? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि किसी भी अपराधी के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जा सकनी चाहिए, की जानी चाहिए भी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा हमारे आदरणीय आईपीएस महोदय साहब से कि देखिए, डिफेंस लॉयर तो उसकी बारीक से बारीक चीजों को निकालता है, लेकिन जो चीज सिचुएशंस आपके पुलिस ऑफिसर्स और आपके कांस्टेबल्स, आपके एसआई उस घटना के चश्मदीद साक्षी होते हैं, अगर वो अपनी एविडेंस में कमजोर होते हैं, इससे सीधा संदेश इस बात का जाता है कि वो चीज गलत थी या कहीं पर उसको विश्वसनीय अदालत भी नहीं मानती। मेरा केवल और केवल सबमिशन इतना है कि कानून के अनुसार सजाएं होनी चाहिए। आपने अभी एक बात कही कि 20 साल 25 साल लग जाते हैं, ये फेल्योर किसका है? ये प्रोसिक्यूशन का ही तो फेल्योर है ना, कि अगर किसी में 20 से 25 साल अगर लग रहा है, आप एविडेंस दीजिए कोर्ट के अंदर, चार्ज बनता है, चार्ज बनने के बाद जैसे ही एविडेंस पे केस आता